दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 498 ए 406 और 377 आईपीसी के बारे में। देखिए 498 ए और 406, 498 ए तो जो है दहेज के लिए जो केस किया जाता है वो है। और 406 में अगर आप जो है उसका धन स्त्री धन जो है रोक लेते हैं तो उसके संबंध में 406 का केस किया जाता है। देखिए जब ये इस तरह के केस किए जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब मामला बिगड़ता है पति और पत्नी का तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कोर्ट में जब आप अगर पत्नी के द्वारा जो केस किया जाता है उसको अगर आप पढ़ेंगे, कोई सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि शायद उसका पति बहुत बड़ा राक्षस है। उसने किस तरह से अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया है, किस तरह से उसके साथ मारपीट की है, वो कितना जो है क्रूर है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितनी जो है एफआईआर जितनी स्ट्रॉन्ग पत्नी पत्नी के द्वारा लिखाई जाती है उतनी घटना उसके साथ कभी नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर आजकल जो टाइम चल रहा है, छोटी-मोटी बातों को लेकर जिस तरह से पत्नियाँ अपने पति के खिलाफ और ससुराल वालों के खिलाफ जिस तरह से 498 के झूठे मुकदमे कर रही है, उससे कोर्ट में अंबार लग चुका है 498 के केसों का और पति-पत्नी के और भी जो केसेस होते हैं उनका। कोर्ट में हर दिन हज़ारों केस लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा केस जो है पति-पत्नी के लगते हैं। यानी पारिवारिक केस सबसे ज़्यादा लगते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? क्या लोग रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे या फिर छोटी-मोटी बातों को लेकर पत्नियों के द्वारा इस तरह के केस दर्ज कराए जा रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर मामले जो मेरे सामने आए हैं, मैंने अभी तक यही देखा है कि हर पति-पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। दुनिया में ऐसा कौन-सा जोड़ा है जिसके बीच में आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ? हर पति-पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं, वो अपनी समझदारी से और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं और वो छोटी-छोटी बातें होती हैं उनको उनको इग्नोर करके चलते हैं। और जिन लोगों में समझदारी थोड़ी कम होती है या फिर जिनको झगड़ा ही करना होता है, जिनको कोर्ट में केस करना ही है, जिनको अपने पति को सबक सिखाना ही है, ऐसी पत्नी क्या करती है कि फिर वकील साहब के पास जाती है। वहाँ से थोड़ा बहुत ज्ञान तो उसके पास होता है पत्नी के पास। फिर वो जब वकील साहब के पास जाती है तो फिर जैसा वो अपने वकील को बताएगी, वैसा ही उनके वकील साहब केस करेंगे। तो फिर वकील साहब उसमें कुछ बातों को थोड़ा ऐड करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने मन से कोई भी वकील कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाते हैं, ना कोई वो कलम चलाते हैं। वो वैसी ही चीज़ लिख के देंगे जैसा कि उनका क्लाइंट डिमांड करता है। तो पत्नी सलाह लेने के लिए जाती है वकील साहब के पास। वो कहती है कि मुझे तो अपने पति को जेल में डलवाना है, मुझे तो उनको सबक सिखाना है, मेरे सास ने ये किया, मेरे ससुर ने ये किया, मेरे पति ने मेरे साथ में ये किया। तो वो जब सारी बातें अपने वकील साहब को बताएगी तो वकील साहब उनको एक अच्छी सी एफआईआर दर्ज तैयार करके देंगे और वो थाने में लेके जाएगी उस एफआईआर को और वहाँ जाके उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। वहाँ से एफआईआर दर्ज नहीं भी होती है तो आपको पता है 156(3) में कोर्ट से वो दर्ज करवा देगी। ये सब चीज़ें होने के बाद में शायद पत्नी को ये लगेगा कि अब मैं अपने पति को सबक सिखा के रहूँगी, उसे ठीक कर दूँगी, उसको अपनी बात मनवा लूँगी और जैसा मैं उसको चलाना चाहती हूँ वैसा वो चलेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आज आज आजकल आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने जजमेंट आते हैं, इन 498 ए के केसों को लेकर वो सारे के सारे पति के फ़ेवर में आते हैं। ऐसा क्यों है? क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझते हैं? वो बिल्कुल समझते हैं इस बात को और उनको ये भी पता है कि किस तरह से इस धारा का गलत उपयोग किया जा रहा है आज के समय में। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस तरह की जो एफआईआर दर्ज होती हैं, इस तरह के जो केसेस जो कभी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। पहले एक एफआईआर दर्ज होती थी तो सीधा पति को उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। इवन उसकी ज़मानत भी नहीं होती थी। लेकिन आज समय वैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने समझा कि पत्नियों के द्वारा किस तरह से गलत उपयोग किया जा रहा है इन सब धाराओं का और उस गलत उपयोग करने की वजह से किस तरह से पतियों को बेचारों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। चाहे वो सामाजिक परेशानी हो, आर्थिक रूप से उनको जो है परेशानी का रूप सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की सारी परेशानियों को देखते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि सारे के सारे जजमेंट पतियों के फ़ेवर में हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे किसी धारा का तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो इन सब चीज़ों पे अंकुश लगा सकता है। वो न्यायपालिका की सर्वोत्तम सीढ़ी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे अरनेश वर्सेस बिहार का ये जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ-साफ कह दिया है कि आप 41 ए का नोटिस देंगे सबसे पहले और 7 साल से कम के मामलों में आप गिरफ्तार नहीं करेंगे।
तो सबसे पहले 498 की जब एफआईआर होती है तो पुलिस आपने देखा होगा कि इसमें पुलिस अब आपको गिरफ्तार भी नहीं करेगी, आपको थाने बुलाया जाएगा, वहां आपकी बात को सुना जाएगा। अगर आपके पास में कोई सबूत है, कोई डॉक्यूमेंट है, आपकी कोई बात अगर आप रखना चाहते हैं तो बात आप पुलिस के सामने बेझिझक करें। अगर आप अपनी बात से साबित कर देते कि आपकी पत्नी ने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी एफआईआर वहीं से डिसमिस हो जाएगी, पुलिस उसके एफआईआर पे कोई एक्शन नहीं लेगी। और आप ये भी देखिए कि 3/4 डीवी एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर जिस तरह से दहेज लेना अपराध है उसी तरह दहेज देना भी अपराध है। 498 या 125 या अदर जो केसेस होते हैं उसमें पत्नियां कई बार ये लिखती हैं कि हमने अपने हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया। दहेज शब्द का जहां पे इस्तेमाल आता है वहीं पे आप अपराधी बन जाते हैं। दहेज लेना अपराध है तो दहेज देना भी उतना ही अपराध है। तो पतियों के द्वारा कभी कोई शिकायत ऐसी नहीं की जाती कि मेरी पत्नी ने मुझे दहेज दिया। आप दे रहे हैं तो अगला इंसान लेगा दहेज। जिस तरह आप उसको अपराधी बना रहे हैं उसी तरह आप भी उतने ही अपराधी हैं, क्योंकि आपने भी तो दहेज दिया है ना, तो दहेज देना तो अपराध है ही। उसी तरह से जब पति और पत्नी के बीच में कोई ऐसी बात हो जाती है, हर पति पत्नी में होती है, तो फिर पत्नी क्या करती है कि रूठ के मायके चली जाती है। मायके में क्या होता है कि उसको सलाह देने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। वहां उसके फादर कहते हैं कि मैं तेरे हस्बैंड को सबक सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और सारे लोग उसको प्रोवोक करते हैं, उसको उत्प्रेरित करते हैं कि आप ऐसा कोई केस, आप ऐसा कोई कदम उठाओ, आप उनको सबक सिखाओ, हम सारे परिवार वाले उसके साथ हैं। लेकिन याद रखिए, एक बेटी का जो पीहर होता है ना, पीहर जहाँ पे वो पली बड़ी है, वो तब तक ही पीहर है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। और शादी होने के बाद भी अगर कुछ बेटियां अपने घर को पीहर समझती है तो वो तब तक ही पीहर है जब तक उनके माँ बाप वहां पे उनके जिंदा है। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये एक हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कई लड़कियों के साथ हो चुका है जो ये समझती हैं कि मैं अपने अगर पति के खिलाफ दर्ज कराऊंगी मुकदमा, ससुराल वालों को कोर्ट में घसीटूंगी तो मैं मेरा प्रोटेक्शन करने के लिए तो मेरे घर वाले हैं। नहीं है वो तब तक है जब तक उस घर में आपके माँ बाप हैं। जैसे ही या फिर जैसे ही भाइयों की शादी होगी आपकी, तो जब उनकी वाइफ आएंगी तो वो एक दिन भी आपको बर्दाश्त नहीं करेंगी वहां पर, क्योंकि उनका भी घर है, उनको भी अपना घर चलाना है, गृहस्थी चलानी है। आप अगर वहां पे जाके बैठ जाएंगे तो उनके बच्चों पर, उनके रिश्तों पर किस तरह का असर पड़ेगा। जब आप अपनी बातें बताएंगी, मेरा पति ये करता था, ये करता था, ये करता था, मैंने फिर इसको ये किया, इस तरह से सबक सिखाया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो चीजें जो है उनके दिमाग में भी घूमती हैं। तो कोई भी अपना घर खराब नहीं करना चाहता। तो मेरी सलाह यही है कि जहां तक हो सके बैठ के राजीनामे से सुलझा के और इन सब मसलों को हल करना चाहिए। और एक चीज और जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, आईपीसी की सेक्शन है 377, ये होता है अननेचुरल सेक्स। इस वीडियो में मैं खुल के बात नहीं कर पाऊंगा इस धारा के बारे में, लेकिन आप आईपीसी का सेक्शन को पढ़िए जाके, उसमें किस तरह से इस धारा का उपयोग किया जा रहा है। मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने जब इस तरह की धारा अपने पति के खिलाफ लगाई तो अंत में उनका जब तलाक हुआ था तो उसको इस बात की वजह से बहुत सारी बदनामी झेलनी पड़ी। क्योंकि जब आप इस तरह का एलिगेशन किसी और पे लगाओगे तो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं वो एलिगेशन लगता है कि आपके साथ इस तरह से हुआ और आपने झूठा इस तरह से मुकदमा दर्ज कराया। तो कोई भी धारा जब आप लगाते हो, कोई भी बात आप जब लिखते हो, तो उसका जो प्रभाव कितने लंबे समय तक रहेगा, आपको उस प्रभाव से आप कितने प्रभावित होंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। सिर्फ 498 का केस कर देना किसी के बहकावे में आकर, ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको नजदीकी फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान जरूर सोचना होगा। कि आज मैं कोई एफआईआर दर्ज कराऊंगी, आज मैं अगर कोई भी कानूनी कदम अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ उठाऊंगी तो मुझे कल के दिन किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर वास्तव में किसी महिला के साथ में इस तरह की घटना होती है तो उसे चुप नहीं बैठना चाहिए। हम ऐसी महिलाओं का पूरा समर्थन करते हैं, हम उनके पूरे साथ हैं। अगर इस तरह की कोई भी महिला हमसे संपर्क करना चाहती है तो हम विदाउट एनी फीस उसका काम करने के लिए तैयार हैं, उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इस तरह की जब महिलाएं सामने आती है तो हमें खुशी मिलती है, हम उनकी मदद करें, हम उनके कानूनी पहलुओं में उनकी मदद करें। लेकिन कुछ बहनें पीड़ित नहीं होती है, लेकिन वो अपने आप को पीड़ित बताती है और जाके अपने मायके में बैठ जाती है, अपने ससुराल वालों को कोर्ट में घसीटती हैं, कोर्ट के चक्कर काटती हैं, खुद भी तकलीफ में रहती हैं और उनको उनको भी तकलीफ में डालती हैं। तो ऐसी तकलीफों से दूर रहिए, मेरा यही कहना है।
और जो बातें संभवतः हो सके उनको बैठ के राजीनामे से सुलझाने की कोशिश करें। इसी में आपका फायदा है और आपके होने वाले बच्चों का फायदा है और आपका खुद का फ्यूचर कितना सेफ रहेगा इस बात को आप जरूर सोचिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई भी महिला हमसे कानूनी सलाह लेना चाहती है इस संबंध में, जिसको कुछ गलतफहमी है और वो सुलझा के बैठ के आपस में बातचीत करना चाहती हैं, तो इस तरह की सलाह के लिए वो हमें कभी भी कॉल कर सकती हैं। भारत के चाहे वो किसी भी कोने से बात करें, हम उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। दोस्तों ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।